तो इस वीडियो में जितने मैंने इस बोर्ड पे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको करने हैं, उसका एक फोटो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपके पास पूरा कंटेंट एज इट इज रहे। तो गाँव वालों, यह है चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट रिवीजन वीडियो जो कि हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड में बैठने से पहले यानी कि जो मार्च में हमारे पास बोर्ड है उसमें कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से मेन टॉपिक आपको करने हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 के कौन से मेन टॉपिक जो कि आपको करके ही जाने, जो कि छोड़ने नहीं है। देखो, पूरे चैप्टर वैसे पढ़ने जाओगे तो बहुत लेंदी है और पूरे चैप्टर तो मेरे से पूछा नहीं जाएगा। तो जो मेन टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ 3 टॉपिक है। सबसे पहला है अपने पास फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आपने पढ़ा होगा और सबसे इंपॉर्टेंट में से भी एक है, बेसिकली इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट, तो वो है इसी का भाई लेंज लॉ। भी आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब लेंज लॉ था अपने पास, लेंज लॉ। तो लेंस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो पक्का ही आपके पास न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ भी कर लो। तो तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, बस 3 टॉपिक पढ़ने पूरे चैप्टर नंबर 6 में, सिर्फ 3 मेजर टॉपिक कवर कर लिया आपने, इसका मतलब आपका चैप्टर नंबर 6 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। तो देखो, पहले क्या था अपने पास फैराडे लॉ, दूसरा क्या था लेंज लॉ, और तीसरा है अपने पास इंडक्शन। अब इंडक्शन भी 2 टाइप का था जो आपने पढ़ाई था। पहले का नाम था सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे हम, और दूसरा था अपने पास म्यूचुअल इंडक्शन। मैं आपको मेनली टॉपिक बताऊंगा, मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करके जानी चाहिए सीबीएसई बोर्ड में, है ना। अब देखो, ये मेजर 3 टॉपिक है जो कि आपको कवर करने हैं। अगर आपने ये 3 टॉपिक कवर कर लिया, इसका मतलब आपका पूरा जो सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 6 है वो प्रिपेयर हो गया। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन भी देख के जाने, तो ये टॉपिक भी रिवाइज करना है और क्वेश्चन भी देख के जाना, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से आपका चैप्टर 6 पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर मैं फैराडे लॉ की बात करूं तो फैराडे लॉ सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करना है। मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी में जो वर्डिंग है फैराडे लॉ की डेफिनेशन एग्जैक्ट वही रटनी है। मैं आपके लिए स्क्रीन पे आ भी जाएगा, मैं यहाँ पे रीड भी कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी का पढ़ोगे तो ये है पेज नंबर 208, जो कि जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। और उसी के नीचे 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, ई इक्वल टू माइनस के डी फाइव डी टी और दूसरा एन वाला माइनस का एन डी फाइव डी टी। अगर आपसे सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि डिफाइन फैराडे लॉ, तो जो एनसीईआरटी ने जैसी वर्डिंग लिखी है एग्जैक्ट वही वर्डिंग छापनी है, अपनी इंग्लिश लिखने की कोशिश नहीं करनी है। तो अपनी इंग्लिश लिखो तो गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने 95 क्रॉस हो रहे तो वहां पे नंबर काटने की कोशिश करी जाएंगी और वहां पे नंबर काटा जा सकता है। इसलिए जो एनसीईआरटी है वही भगवान है, ऐसा मान लो बस। तो जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया और जो रीड किया है, बस उतना लिखना है कि आपको स्टेटमेंट लिखना है और 2 फॉर्मूले पूछे या ना पूछे। स्टेटमेंट पूछा है लेकिन मैं फिर भी 2 फॉर्मूले लिख के आऊंगा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो आपको इसका डेफिनेशन कहां से पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे एनसीईआरटी से, और दूसरा इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक एन वाला और बिना एक एन वाला। वो दोनों फॉर्मूले आप हमेशा लिख के आओगे चाहे वो बोले या ना बोले, समझ गए। तो 2 फॉर्मूले हैं अपने पास और एक डेफिनेशन है, जो कि बस इतना सा खत्म। और इसी में अगर आपको न्यूमेरिकल करना हो तो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी को ही भगवान मान लो सीबीएसई बोर्ड के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 6.1, छोड़ देना 6.1 नहीं करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 6.2 करना है और 6.3 करना है। तो अगर 6.2 और 3 कर लोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि फैराडे लॉ पे किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो ये पूरा फैराडे लॉ खत्म। बस डेफिनेशन कहाँ से, एनसीईआरटी से 2 फॉर्मूले लिख के ही आने हैं और ये 2 एग्जाम्पल कर लेने हैं, आपको आइडिया लग जाएगा पूरी तरीके से पूरे फैराडे लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे की, लेंज लॉ की। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। लेंज लॉ आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक। तो लेंज लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब लेंज लॉ कहता क्या है। अगेन स्टेटमेंट सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा कहीं की भी स्टेटमेंट मत याद करना। जैसी वर्डिंग एनसीईआरटी में लिखी है वैसी मैं आपको लिए फिर से रीड कर देता हूँ, आपको पेज नंबर बताता हूँ कहाँ पे। ये एनसीईआरटी चल रही है इसमें, देखो एनसीईआरटी देखोगे तो पेज नंबर है ये मेरे ख्याल से 210। एनसीईआरटी पेज नंबर 210 में लिखा हुआ है, मैं आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। ये 5वीं लाइन है, ऊपर से 5वीं लाइन है, जो कि थोड़ी कर्सिव राइटिंग में ना। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produce it। बस इतनी सी लाइनिंग आपको स्टेटमेंट में लिखनी है, इतनी सी डेफिनेशन है उसकी जितनी कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई है। अब मेन मुद्दा है इस पे क्वेश्चंस। देखो लेंज लॉ पे जो क्वेश्चंस आएगा भाई साहब, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो लेंज लॉ पे जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट भी है, इसका आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। लेंज लॉ की बात कर लेते हैं ना। लेंज लॉ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कैसे कैसे अंदाजा लगाओगे कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे, तो मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी का ही। पहले तो एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपको। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर है ये 6.4 और 6.5 एग्जांपल नंबर। देखो लेंज लॉ को हल्के में मत लेना, बिल्कुल मत लेना। स्टेटमेंट जितना आसान है उतना ही बेकार कॉन्सेप्ट बन जाता है ये कई बार। तो एग्जांपल नंबर 6.5 एंड 6.6 करोगे आप, 6.5 एंड 6.6, ये 6.4 और 6.5 है। तो आप एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन करोगे वो 6.4
एंड 6.5। एग्जाम्पल नंबर 6.4 है और 5 है, तो ये दो एग्जाम्पल करोगे आपको वैसे कैसे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा लेंस लो पे, ठीक। और इसी के बाद मैं आपको एक्सरसाइज का बता देता हूँ। एक्सरसाइज का भी एक दो क्वेश्चन करना है आपको जो कि लेंस लो पे ही है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या पता कई बार यही डायग्राम छपा हुआ मिल जाता है एग्जाम में, इसलिए एक बार देख जरूर लेना, वरना बाद में दुख बहुत होगा कि काश पढ़ लिया होता। अगर मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6.2 आपको देखना ही देखना है। और क्वेश्चन नंबर 6.2 के बाद 6.1 मत देखना, 6.1 बहुत लेंदी है, लेकिन 6.1 का जो एफ वाला पार्ट है ना, 6.1 क्वेश्चन नंबर 6.1 का एफ वाला पार्ट, ये एक बार देख लेना। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लेंस लो पे। लेंस लो का स्टेटमेंट जरूरी इतना तो नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना। चलिए, तो अपने पास दो टॉपिक पूरा हुआ। फेरेडे लॉ, फेरेडे लॉ का दोनों ही बहुत जरूरी है, आपको स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेना। लेंस लो पूरा हुआ। अब बात करते हैं इंडक्शन में। सबसे ज्यादा बच्चे, देखो मैं आपको फिक्स कह देता हूं, ये तय है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा ही बनेगा। सीबीएसई बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, चाहे सेल्फ इंडक्शन का पूछ ले वो, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन का पूछ ले। अब देखो मैं आपको बेसिक बताता हूँ मैक्सिमम क्या क्या पूछा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ इंडक्शन की, पहले अपन बात कर लेते हैं, है ना। सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन में मेरे से क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन का ही डेफिनेशन पूछ लेंगे, वो बताइए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खुद के कॉइल में करंट इंड्यूस होता है खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से ना। तो आप इसको नॉर्मली बेसिकली डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इट्स ऑन करंट, है ना, या फिर इट्स ऑन कॉइल। तो आप ऐसे करके सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन याद रखना, सेल्फ इंडक्शन के अलावा फंसाते कहां पे है वो, सेल्फ इंडक्शन ना पूछ के वो डिफाइन पूछ लेंगे आपको सेल्फ इंडक्टेंस का, और बच्चे करते हैं यहीं पे गलती। ये है तो पता नहीं कौन से घोड़े पे सवार, पढ़ते नहीं है कि भाई साहब इंडक्टेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इंडक्शन नहीं पूछा जाता मोस्ट प्रोबेबली, क्या पूछा जाएगा? इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्शन में बच्चे लिख के आते हैं इट इज द प्रोसेस, वही गलत हो गया। तो सेल्फ इंडक्शन मतलब, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब है एल, एल से डिनोट करते हो, आप पढ़ा है ना आपने। और इसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन में आई। तो आपको यहां से डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्टेंस को कि इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। बेसिक सा डिफिनेशन है। अगर आपको बोले डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, बस ये पढ़ लेना इंडक्टेंस पूछा जा रहा है, तो वहीं पे बोलोगे, क्या बोलोगे आप कि एल को इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे जल्दी से, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस है, इंडक्शन नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलती करके मत आ जाना। सेल्फ इंडक्शन का, इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं इसी की यूनिट की बात करूं, एल की जो यूनिट है अपने पास, तो यूनिट है हेनरी, HENERY, हेनरी। तो नॉर्मली आपको याद कर रखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट बताओगे, प्रोसेस मत बताने लग जाना उनको। और दूसरा बच्चे गलती कहां करते हैं, सेम चीज म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन में, म्यूचुअल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जल्दी से, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो पूछेंगे, अगर इंडक्शन पूछते हैं तो आप बताओगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में करंट इंड्यूस होता है दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इंडक्शन ना पूछेंगे, क्या पूछेंगे वो आपसे, इंडक्टेंस। फिर से फंसाएंगे आपको, वो बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ मेरे को डेफिनेशन में। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस लास्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की हो रही है कि इंडक्टेंस पूछा गया है, इंडक्शन नहीं पूछा गया मेरे से। और जहां एम पूछा जाए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम होता है ना, तो एम का फॉर्मूला भी फाई 2 अपॉन में I1 आपने पढ़ा होगा। इसका भी डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है, सेम डेफिनेशन। अगर मेरे से पूछे सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करो, इंडक्टेंस, तो मैं बोलूंगा इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, खत्म बात। अगर मेरे से बोले कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करो, तो फिर से मैं ये बोलूंगा म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, बात खत्म। अगर आप पूछेगा इसके यूनिट बताओ, तो सेम यूनिट है, यूनिट भी सेम है, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों के डिफाइन और दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम है। अब लास्ट पार्ट जो रह गया, जो आपको इसमें से पूछा जा सकता है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन के अलावा अगर कुछ पूछा जाता है वो है डेरिवेशन। किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बताता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल का फॉर्मूला होता है अपने पास म्यू नॉट एन स्क्वायर, कैपिटल एन का ले लेता हूं मैं, कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। तो ये एक डेरिवेशन के थ्रू निकाला जाता है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन अगर आपको करना आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करना आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो पर क्लिक करो। मैंने पूरा सेल्फ इंडक्टेंस और पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा रखा, छोटा सा वीडियो है। और अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वीडियो देख रहे हो, सिर्फ डेरिवेशन देखना चाहते हो, तो डायरेक्टली उसको तक मैंने उसके बेसिक्स बताए, उसके बाद डेरिवेशन कराया, तो 2 सेकंड 50 मिनट के बाद उसको देख जरूर लेना।
बहुत जरूरी है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस डेरिवेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा जरूरी यही सब है। जैसे आप इतना कवर कर ले तो इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब देखो बात करते हैं दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका भी डेरिवेशन है दोस्त। या तो सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन पूछा जाएगा 3 नंबर में, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो ये वाला कर जरूर लेना। फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। एम का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन में एल। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन भी करा होगा। और दूसरा स्मॉल एन के टर्म में आता है म्यू नॉट N1 N2 और ए और इनटू में एल आता है। तो ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। जो मैंने इधर वाला पार्ट लिखा, देखो यहाँ पे मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ गंदा सा। जो ये वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन करना ही करना है सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसमें आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के गए तो सीधे सीधे 3 नंबर छोड़ के जा रहे हो, सीधे सीधे याद रखना। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 6 जो कि आपको रट के जाना है। इतना पोर्शन आपने रट लिया मतलब चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ना है आपको? फैराडे लॉ, एनसीईआरटी से उसका डेफिनेशन, 2 फॉर्मूले लिखने ही लिखने हैं, और ये 2 क्वेश्चन देख लिया, पूरा फैराडे लॉ खत्म हो गया। लेंज लॉ की बात करूं तो स्टेटमेंट सिर्फ एनसीईआरटी भगवान मान लो दोनों के लिए। और लेंज लॉ के ये कुछ क्वेश्चन देख लेना। लेंज लॉ पे 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी 2 नंबर के, या फिर एमसीक्यू आ जाएंगे। मोस्ट पहले इस पे एमसीक्यू ही बनेगा, लेंज लॉ पे एमसीक्यू ही बनेगा। तो देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और उसके बाद इंडक्टेंस की डेफिनेशन बच्चे गलत करते हैं, बस ये चीज याद रखना है। डेरिवेशन रट देना है और डेफिनेशन में इंडक्टेंस पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ, जिसमें मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि आपको पढ़ के जाना है, ताकि आप सीबीएसई बोर्ड में 92 95 प्लस स्कोर कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।